सभी व्यूअर्स का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जिस क्रम में हम लोग अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी तक हम लोगों ने अपक्रिया की आणविकता तक वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम लोगों को समझना है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज बच्चों हमें इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपक्रिया की कोड की बात करनी है। और आपको बता दें कि जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें अपक्रिया की कोटि से संबंधित प्रश्न आने ही आने होते हैं। तो आपको इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है और अपक्रिया की कोटि को समझना है। अपक्रिया की कोटि समझने के बाद में हम लोग बात करेंगे विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं की। तो विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। और न केवल पढ़ेंगे बल्कि इनके डेरिवेशन तथा इनके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो वो चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अपक्रिया की कोटि को अच्छे से पढ़ लोगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपक्रिया की कोटि। हमारा टॉपिक है अपक्रिया की कोटि। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब रासायनिक बलगतिकी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अपक्रिया की कोटि। तो आज बच्चों हम लोगों को समझना है अपक्रिया की कोटि। बच्चों अपक्रिया की कोटि कहते किसको हैं, आज चलो इस पे चर्चा कर देते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, जैसे मान लीजिए हम कोई रासायनिक अपक्रिया की बात करें, ये कोई रासायनिक अपक्रिया है A+B+C टेंड्स टू प्रोडक्ट। बच्चों ध्यान देना, ये कोई रासायनिक अपक्रिया है जो बोर्ड पर आपके सामने लिखी है, ये कोई रासायनिक अपक्रिया है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें A, B, C तीनों मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। A, B, C तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद। तो अगर आपसे पूछा है कि इस अपक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो आणविकता किसको कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम लोग आणविकता कहते हैं। तो अगर हम इसकी आणविकता पूछे तो अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, 1, 2, 3। तो आणविकता इसकी कितनी हो जाएगी, 3। आणविकता बताना बेहद आसान है, लेकिन अगर हम लोगों को इसकी कोटि बतानी हो, क्या बतानी हो, अगर हमें इसकी कोटि बतानी हो तो कोटि कैसे बताएंगे उसको देख लीजिए ना। उसको हम रिएक्शन को देखकर, संतुलित समीकरण को देखकर कभी कोटि नहीं बता सकते हैं। बच्चों अगर आणविकता बतानी है तो आणविकता बताने के लिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देखते हैं और उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही हम उसकी क्या कह देते हैं, आणविकता। जैसे मान लो इसकी आणविकता पूछी जाए तो हमने समीकरण देखा और इस समीकरण में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, 3। तो आणविकता 3 हो गई, लेकिन कोटि 3 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कोटि की गणना हम लोग प्रयोगों के आधार पर करते हैं। प्रयोगों के आधार पर, या फिर पहले किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया हो और प्रयोग करके वेग समीकरण लिख दिया हो तो आप वेग समीकरण से उस अपक्रिया की कोटि बता सकते हो, या फिर आप स्वयं से प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके उसकी कोटि बताइए। तो देखिए कोटि हम लोग कैसे बताते हैं, आओ चलो देखते हैं। जैसे मान लो इस अपक्रिया की कोटि निकालनी है तो कोटि हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे मान लो ये अपक्रिया हो रही थी, तो इस अपक्रिया का कुछ ना कुछ वेग होगा। निश्चित रूप से जब भी कोई अपक्रिया होती है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होता है। तो जैसे ये अपक्रिया हो रही है इसका भी कुछ ना कुछ वेग होगा। चलिए इसका वेग कुछ मान लो, जैसे मान लो इसका वेग बच्चों माने ले रहे हैं R है, सॉरी, जैसे इसका वेग कितना मान लिया, इसका वेग बच्चों हमने मान लिया R, क्या मान लिया, इसका वेग R मान लिया। अब इसके बाद में बच्चों आपको करना क्या है, इसकी मतलब एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन करना है। पहले आप इसकी सांद्रता में परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन का मतलब पहले आपने जब ये वेग R निकाला था तब इसकी जितनी भी सांद्रता ली थी उसमें परिवर्तन कर देना है, या तो उससे बढ़ा दीजिए सांद्रता या फिर उससे कम कर दीजिए। तो सांद्रता परिवर्तन करने के पश्चात पुनः आप वेग निकालिए और पुनः जो वेग निकाला जाएगा, अगर वह पुनः जो निकाला गया वेग इस वेग के बराबर है, अगर जो दोबारा वेग निकाला गया है वो इस वेग के बराबर आता है, इसका मतलब इसको कोटि में शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात।
फिर से एक बात समझ लीजिए, ए की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया, इसकी सांद्रता में परिवर्तन कर देने के पश्चात हमने वेग निकाला और वह वेग पहले वाले वेग के बराबर आया तो फिर इसको कोटि में शामिल नहीं करेंगे। और यदि बाद में निकाला गया वेग पहले वाले वेग से डिफर आया, अलग आया, तो फिर इसको कोटि में शामिल करते हैं। बच्चों समझ लीजिए, अगर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग बदल जाए तो फिर कोटि में शामिल करेंगे, और अगर वेग नहीं बदलता है, पहले जैसा ही रहता है, तो कोटि में शामिल नहीं करते। यही सेम प्रोसेस आपको बी के साथ में करना है, यही सेम प्रोसेस आपको सी के साथ में करना है। इनकी भी सांद्रता परिवर्तित करके वेग निकालना है, और अगर वेग परिवर्तित हुआ तो फिर इनको कोटि में शामिल करेंगे, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कोटि में शामिल नहीं करेंगे इनको। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि इसमें इस अभिक्रिया में इसके सांद्रण में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित हो गया और इनके सांद्रण में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित नहीं हुआ, और इनके सांद्रण में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित हो गया। इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि इन दो पर निर्भर करेगी। तो कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि ज्ञात करने के लिए पहले वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए इसके लिए वेग समीकरण हमने लिखा, इसके लिए हमने वेग समीकरण लिखा। क्या लिखा? वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अगर हम इसकी कोटि पूछें बच्चों, कोटि पूछे तो कोटि कितनी होगी? तो कंसंट्रेशन ए पर निर्भर कर रहा है और बी पर निर्भर कर रहा है। कितने निर्भर कर रहा है? तो ए की पावर 1 माना जाएगा, बी की पावर 1 माना जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों? ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु, देखो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु। यहाँ ध्यान देना बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में भाग तो तीनों ले रहे हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु आएंगे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित हुआ है। ध्यान देना बच्चों, रासायनिक परिवर्तन ये तीनों भाग ले रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन में ये तीनों भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि में तीनों नहीं कहे गए। कोटि में कौन कहे गए? देखो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु, केवल वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित हो जाता है, कोटि कहलाते हैं। मतलब इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित हुआ तो कोटि में यही दोनों काउंट होंगे। इसकी सांद्रता में परिवर्तन से वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसको कोटि में शामिल नहीं करेंगे। तो परिभाषा क्या हो गई? रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं मेरे साथ में, आप भी थोड़ा फास्ट लिख लेना जरा। क्या लिखोगे? रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, बच्चों राइटिंग समझ लेना, राइटिंग थोड़ी जल्दी लिखने में खराब हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब एक बात थोड़ी सी कर लें, देखो इसके पहले आणविकता हमने पढ़ाई थी,
आणविकता में हमने बताया था कि आणविकता का मान सदैव एक धन पूर्णांक होता है। आणविकता का मान कैसा होता है बच्चों? सदैव एक धन पूर्णांक होता है। जबकि कोटि का मान बच्चों धन पूर्णांक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों हमें आणविकता और कोटि में थोड़े से अंतर लिखने हैं। तो अगला आपका टॉपिक होगा आणविकता तथा कोटि में अंतर। क्या होगा बच्चों? आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो बच्चों एक तरफ आणविकता लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? कोटि। एक तरफ लिखेंगे आणविकता, एक तरफ क्या लिखेंगे? कोटि। बच्चों सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला अंतर क्या है? इनकी परिभाषा, दोनों की परिभाषा लिख लीजिए, यही अंतर है। तो आणविकता की परिभाषा हमने लिखाई थी, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। वो चीज आपको यहाँ लिख देनी है। इसमें लिख लेना है रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उसे कोटि कहते हैं। वो चीज यहाँ लिख देनी है। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? दूसरा अंतर ये है कि आणविकता का मान सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ये लिख दे रहे हैं, आणविकता का मान सदैव, आणविकता का मान सदैव एक धन पूर्णांक संख्या होता है। धन पूर्णांक संख्या होता है। जरा ध्यान देना बच्चों। जबकि कोटि में क्या लिखोगे? कोटि में लिखोगे कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। बच्चों एक चीज याद रखना, आणविकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए चाहे अभिकारक अणु का एक ही मालिक्यूल्स हो, लेकिन कम से कम एक मालिक्यूल्स तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक भी मालिक्यूल्स ना हो और अभिक्रिया हो जाए। तो आणविकता का मान बच्चों ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है। आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। जबकि कोटि का मान शून्य हो सकता है। बच्चों क्या हो सकता है? कोटि का मान शून्य हो सकता है। कोटि का मान शून्य हो सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट बच्चों, आणविकता की जो गणना है वो आकलन विधि से की जा सकती है। आणविकता की गणना किससे की जा सकती है बच्चों? आणविकता की गणना आकलन विधि से की जा सकती है। आकलन मतलब देखकर, आकलन विधि से की जा सकती है। जबकि कोटि की गणना, इसमें लिख दो चौथा पॉइंट, कोटि की गणना प्रयोगों के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। इसके बाद में बच्चों अगला पॉइंट, आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है, जबकि कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है। आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। इसमें लिख लेना कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है।
प्रयोगात्मक राशि है, प्रयोगात्मक राशि है। तो बच्चों ये अंतर आपके रहे, कम से कम 5 अंतर जो आपको मालूम होने चाहिए। इनका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट क्या कर लीजिए, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये आपसे अंदर पूछा ही जाता है। ये मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। थोड़ा सा अच्छा और इसको हम बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाकी हमने बोला तो है, यदि आपको समझने में लिखावट नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल तो रहा हूँ कंटिन्यू, तो सुनाई तो पड़ता है कि नहीं है। अगर सुनाई पड़ता है तो काम चलेगा। भाई दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बोला तो है, बोला है उसको आप सुनकर और लिख लीजिए। बच्चों तो हम लोगों ने आणविकता तथा कोटि 2 चीजें कंप्लीट कर ली हैं। आणविकता किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करने जा रहे हैं विभिन्न कोटि अपक्रियाओं की। इसकी बात करने जा रहे हैं विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं की। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं की। अब बच्चों ध्यान से समझो, अब हमें पढ़ना है विभिन्न कोटि की अपक्रियाएं। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। क्या पढ़ना है, विभिन्न कोटि की अपक्रियाएं। विभिन्न कोटि की अपक्रियाएं, ध्यान देना बच्चों, विभिन्न कोटि की अपक्रियाएं पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, विभिन्न कोटि की अपक्रियाएं। तो बच्चों विभिन्न कोटि की अपक्रियाओं में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करने जा रहे हैं शून्य कोटि की अपक्रियाओं से। किससे बच्चों, शून्य कोटि की अपक्रियाओं से। सबसे पहले हमें पढ़ना है शून्य कोटि की अपक्रिया। क्या पढ़ना है, शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया। क्या पढ़ना है बच्चों में, शून्य कोटि की अपक्रिया। तो बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। बच्चों ध्यान है ना, यहाँ से शून्य कोटि की अपक्रिया। अब देखो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए हम लिख रहे हैं बच्चों, शून्य कोटि का अपक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक पदार्थ के शून्य घात के समानुपाती होता है। अभिकारक पदार्थ की शून्य घात के समानुपाती होता है, ये होता है।
अब बच्चों हम लोग अगर ये इतना समझ में आ गया हो तो आगे चर्चा करेंगे इस पे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद में बच्चों बात करनी है हमें शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। क्या पढ़ना है बच्चों? हमें पढ़ना है शून्य शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। ये बच्चों हम लोगों को आज करना है, ध्यान देना इधर बच्चों, ध्यान देना इधर। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक करना है। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना A टेंड्स टू प्रोडक्ट, A टेंड्स टू प्रोडक्ट। ये बच्चों एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। मान लें इसको क्या कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान देना बच्चों, ये हमने क्या मान लिया कि यह एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। अच्छा, अपक्रिया कराने के लिए अभिकारक पदार्थ का कुछ ना कुछ सांद्रण लेंगे। तो बच्चों इसका हमने प्रारंभिक सांद्रण, जैसे मान लीजिए हमने कितना ले लिया, A मोल प्रति लीटर, ये इसका हमने प्रारंभिक सांद्रण ले लिया। समय t बराबर 0 पर। बच्चों अभी अपक्रिया हमने स्टार्ट नहीं की है, और जब तक अपक्रिया स्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0। अब बच्चों हमने अपक्रिया इसकी स्टार्ट कर दी, कुछ समय के लिए अपक्रिया चला दी। कितने समय के लिए? मान लो समय हमने चलाई कितने समय के लिए, t, समय बराबर t सेकंड मान लो, t मिनट मान लो, t घंटा मान लो, कुछ देर के लिए t घंटे के लिए हमने अपक्रिया चला दी। तो जब अपक्रिया चलाओगे तो धीमे धीमे अभिकारक खर्च होगा, उत्पाद बढ़ेगा, ये खर्च होगा, ये बढ़ेगा। तो ये कितना खर्च हो गया? मान लो ये x मोल खर्च हो गया, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, x मोल प्रति लीटर। तो बच्चों ये लिया कितना था स्टार्टिंग में, A, खर्च कितना हो गया x, तो बचा कितना, बचा A माइनस x मोल। कितना बचा? A माइनस x मोल पर लीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब चलिए शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग समीकरण से। बच्चों वेग समीकरण क्या होता है, अभी हमने आपको लिख कर दिखाया था, कि नहीं लिख के दिखाया था। वेग बराबर क्या लिखा था, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक की होल पावर क्या होता है बच्चों, शून्य। क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया है। अब यहाँ देखना बच्चों, एक चीज आपको बता दें, हमने आपको पिछले क्लासों में ये बताया था कि कोई भी अपक्रिया है तो उसका वेग अभिकारक से भी निकाल सकते हो, उत्पाद से भी निकाल सकते हो। याद आया? कोई भी अपक्रिया हो रहा है, कोई भी अपक्रिया हो रही है तो उसका वेग अभिकारक से भी निकाल सकते हैं, उत्पाद से भी निकाल सकते हैं, दोनों टर्म में निकाल सकते हैं। तो जब हम वेग दोनों पद से निकाल सकते हैं तो वेग स्थिरांक का व्यंजक भी दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, अभिकारक से भी निकाल सकते हैं और उत्पाद से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हम पहले समझेंगे किससे, उत्पाद से पहले निकालना समझेंगे, उसके बाद में बच्चों हम लोग अभिकारक की बात करेंगे। तो चलिए उत्पाद से समझ लीजिए। तो वेग के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग अपक्रिया का वेग बच्चों आप जानते हो उत्पाद से लिखेंगे तो लिखेंगे dx बाई dt बराबर, प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, और प्रोपोर्शनल का निशान हटाकर जब बराबर का निशान लगाते हैं तो एक कांस्टेंट k आ जाता है। अभिकारक क्या है बच्चों इस अपक्रिया में, अभिकारक क्या है, a, तो a की पावर 0
अच्छा एक बात बताओ बच्चों, किसी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। आपको पता है कि किसी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू के। ये बच्चों जो आपका ये आया है, ये है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अवकलित समीकरण। क्या है? अवकलित अवकलित समीकरण। ये आया है अवकलित समीकरण। हाँ तो बच्चों अवकलित समीकरण तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके बाद में हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर k इंटू डी टी। ये हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों बच्चों का समाकलन कर दोगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बराबर के बाहर रहेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। अब बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे एक का समाकलन जिस राशि के सापेक्ष करते हैं वही हो जाता है। तो एक का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे x आ जाएगा बराबर k इंटू एक का t के सापेक्ष करेंगे t हो जाएगा। और जब पूरा समाकलन हो जाता है तो एक कांस्टेंट c जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? c। अब बच्चों यहाँ पे हमें c का मान रखना होता है। किसका मान रखना होता है बच्चों? c का मान रखना होता है। तो c का मान कैसे रखेंगे? c का मान निकालने के लिए देखो, c का मान निकालने के लिए हमेशा आपको याद रखना t बराबर 0 रखना है। कितना रखना है? t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है? 0। तो जब t बराबर 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 आ जाएगा। t और x का मान इसमें रख देंगे तो t बराबर 0 रखेंगे ये 0, x बराबर 0 रखेंगे ये 0, तो c बराबर भी कितना आ जाएगा? 0। c का मान समीकरण 1 में रख दो तो लिखेंगे c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? x बराबर के टी प्लस सी का मान रख दो तो x बराबर हो जाएगा के टी, या t का भाग दे दो तो x अपॉन टी बराबर के। ये दोस्तों आ गया आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसको हम एक स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हो, बस थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे बच्चों हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।